यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी और साथ ही साथ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सीरीज स्टार्ट की गई है, तो अलग अलग तरीके की सीरीज चैनल पर अपडेटेड हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी प्लीज़ वॉच आउट कीजिए। और जो लोग NHM का पेपर दे रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आपको इस बार 4 की जगह 5 ऑप्शन आने वाले हैं, ABCD, और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन होगा E। जिन भी आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं या आपको सीधा क्वेश्चन ही डाउटफुल लगता है, तो उसमें आपको ई मार्क करना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट थिंग है, आपको नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। यहाँ पर यदि आपको जो 5 विकल्प हैं, इनमें से यदि आपने एक आध भी छोड़ दिया तो आपके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे, साफ साफ लिखा है। और यहाँ पर आपके लिए है जो इस बार ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए, जो राजस्थान की जो वेबसाइट है राज्य स्वास्थ्य वाली, उस पे जाइए, ये नोटिफिकेशन आपको पूरा मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ इस बार इन्होंने, क्योंकि लास्ट टाइम जो फर्जीवाड़ा हो गया था उसके कारण इस बार इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट है जो दे रखा है कि यदि जो भी लोग किसी भी तरीके से इस पेपर में फर्जीवाड़ा करते हुए पाए गए या कुछ रिश्वतखोरी की, तो आपको 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक है जो पे करना पड़ सकता है, 10 साल की जेल जाओगे जो अलग। मे भी मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण की तरह साबित होंगे। और इसके लिए आप एक तैयारी और कर सकते हैं, वो है आपको NHM के पेपर सॉल्व करना, अलग अलग स्टेट वाइज NHM के पेपर। तो यहाँ पर जितने भी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं वो चैनल पे तो आपको अपडेट कर दिए जाते हैं। और जो भी लोग अपकमिंग टाइम के लिए ऑल स्टेट NHM CHO सीरीज़ लेना चाहते हैं, वो सब आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके परचेस करनी होगी। एक और इम्पोर्टेंट आज की अनाउंसमेंट है DSSB एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि DSSB का टाइम टेबल भी रिलीज़ कर दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो DSSB के लिए जो अभी स्टडी मटेरियल है वो है हमारे पुराने पेपर जो DSSB ने 2013 से 2019 तक करवाए हुए हैं। क्योंकि DSSB में स्टाफ नर्स के लिए 2019 के बाद कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। वो पेपर मैं आपको दिखाती हूँ कि पेपर किस तरीके से 2019 में DSSB ने पेपर करवाए थे, जो कि 2019 में जितने भी पेपर हुए हैं और 2013 में जो पेपर हुआ है DSSB का, वो आपको यहाँ पे पूरे पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे कि DSSB ने स्टाफ नर्स के लिए शुरू से लेके 2019 के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवाया है, तो वो पेपर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। टोटल यहाँ पर यदि हम पेपर्स की बात करें तो 2013 से 2019 तक के सभी ऑफिशियल पेपर हैं, सॉल्व्ड हैं कि आपको पेपर का जो किस तरीके से पैटर्न आता है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू NHM DSSB का पेपर थोड़ा सा अलग आता है। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन नहीं होते हैं, यहाँ पे 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोग ये पेपर देख सकते हैं। तो जो भी लोग DSSB के पेपर्स लेना चाहते हैं तो पेपर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो DSSB वाले पेपर्स के लिए भी आपको जो मेरा सेम नंबर है 8880468078 पर कांटेक्ट करके पेपर्स आपको मिल जाएंगे। इनका चार्ज है आपको ओनली 150 रुपीज़, जिसमें आपके 2013 से लेके 2019 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सब यहाँ पे ऐड किए गए हैं। क्लियर? जो भी लोग लेना चाहते हैं PDF फॉर्मेट में ले सकते हैं, और जो इनकेस नहीं ले पाते हैं उनको ये पेपर मैंने चैनल पर अपडेट कर रखे हैं। आप लोग वहाँ जाके एक बार चेक कीजिए कि DSSB, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पहली बार DSSB के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड डिसऑर्डर in which glutamic acid is replaced with valine in the hemoglobin molecule। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस कर जाएगा किससे? वैलिन से, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ में। ऑप्शन में फैनकोनी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया या फिर वॉन विल्ब्रांड डिसीज। तो यहाँ पर
कौन सा यहाँ पर ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस कर जाएगा, किससे, वैलिन से, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ में। तो यहाँ पर ओनली सिंगल वन है, वो है सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। और जो वॉन विल्ब्रेंड डिसीज है, ये लाइफ लॉन्ग ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसमें आपका ब्लड है जो कभी भी प्रॉपर तरीके से क्लॉट नहीं होता है, इसमें प्रॉपर तरीके से क्लॉटिंग नहीं होगी। और जो इसमें प्रोटीन है उसका डिफेक्ट होगा, किसका? लो लेवल ऑफ वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर है जो कि एक प्रोटीन है, उसके डिफेक्ट के कारण होगा। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, आपका जो हीमोग्लोबिन की जो चेन है वो वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस कर जाएगा वैलिन के साथ में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ डिफेक्ट ऑफ द अम्बिलिकल रिंग दैट अलाउज evisceration of the abdominal content into an external peritoneal sac is termed as। तो यहाँ पर एक डिफेक्ट है, किसका? अम्बिलिकल रिंग का। किसका डिफेक्ट है? अम्बिलिकल रिंग का, जिसके कारण जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल कंटेंट है वो बाहर की तरफ प्रॉपर विजुअली दिखाई देंगे, एक थिन लेयर से बस कवर होंगे। क्या है? गैस्ट्रोचेसिस, ओम्फेलोसील, अम्बिलिकल हर्निया या फिर पेटेंट यूरेस्टस, क्या कहलाएगा ये? यहाँ पर आपको ये इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको इमेज दी जाती है इसकी जनरली, तो वो है ओम्फेलोसील। ये देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम में इमेज आती है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं विजिबली एक थिन लेयर के अंदर कवर अप रहेंगे और वो दिखाई देंगे, तो वो क्या है? ओम्फेलोसील। इसमें पेरिटोनियल सैक के अंदर ही, लेकिन इस सैक इतना थिन रहेगा जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि जो जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन है वो कहाँ होंगे? बाहर की तरफ बिल्कुल थिन ट्रांसपेरेंट लेयर्स के अंदर आपको विजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रैक्ड पॉट साउंड हियर्ड ऑन परकशन ऑफ स्कल इन हाइड्रोसेफेलसिस। तो यहाँ पे कहा है क्रैक पॉट साइन है, क्या है? क्रैक पॉट साउंड है, जो कि जब आप जो हाइड्रोसेफेलस का मरीज है, हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा? CSF का ऑक्यूमुलेशन होगा, हेड की साइज जो लार्ज हो जाएगी। बच्चों में बात करें तो वल्जिंग फॉन्टेनेल होगा, ICP बढ़ेगा, हेड की साइज बहुत ज़्यादा होगी। और जो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल BPT सेंट के द्वारा क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा। मैनिटॉल है जो यहाँ पे ड्रग एज अ चॉइस के तौर पे दी जाएगी। तो यहाँ पर क्रैक्ड पॉट साउंड है जो हाइड्रोसेफेलस के मरीज में परकशन के टाइम पे से मटके फूटते हैं, और जब आप उसमें फिंगर्स मारेंगे तो जो साउंड आएगा उसी तरीके से, वो कौन सा है? सनसेटिंग साइन, कर्निंग्स, मैक्विन या ब्रुजिन्स्की। तो कर्निंग्स और ब्रुजिन्स्की दोनों मेनिंजाइटिस के साइन है, ना कि हाइड्रोसेफेलस के। हाइड्रोसेफेलस का साइन है यहाँ पर मैक्विन साइन। क्या है? मैक्विन साइन। फूटे हुए घड़े के जैसे जो साउंड आएगा इसको कहा जाता है क्रैक्ड पॉट साउंड। ये किसमें देखने को मिलता है? हाइड्रोसेफेलस में। और इस साइन का नाम क्या है? तो वो मैक्विन साइन। पर इन सीजोफ्रेनिया द फॉलोइंग आर गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स एक्सेप्ट। सीजोफ्रेनिया के मरीज में गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स सभी हैं किसी एक को छोड़कर। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर का मतलब ऐसे फैक्टर जो मरीज को ट्रीट होने में, ठीक होने में हेल्प करें, वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। एक्यूट ऑनसेट, प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव सिम्टम, इंसीडियस ऑनसेट, प्रेजेंस ऑफ मूड सिम्टम। क्या है यहाँ पर? आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि सभी से जो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स का मतलब है ऐसी चीज़ें साथ में आपके घटित होना सीजोफ्रेनिया के लिए आपको है जो मैनेज करने में हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन यहाँ पे बिगड़ने वाली चीज़ पूछी, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, तो का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, यदि एक्यूट ऑनसेट है तो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। प्रीडोमिनेंटली यदि पॉजिटिव सिम्टम दिख रहे हैं तो भी ठीक हो सकता है मरीज़। मूड सिम्टम है तो भी। लेकिन इंसीडियस ऑनसेट का मतलब ऐसी बीमारी जिसके लक्षण शुरू में दिखे ही ना, बिल्कुल स्लो वे में चले, ये मतलब क्या, बहुत लंबा खींच के ले जाएगी, तो गुड प्रोग्नोसिस में नहीं आपके कंसीडर किए जाएंगे। इंसीडियस ऑनसेट का मतलब है कि कोई भी बीमारी बहुत स्लो हो, लेकिन इसके लक्षण तो बिल्कुल ना दिखाई दें और धीरे धीरे कई सालों तक चलती रहे,
तो वो गुड प्रोग्नोसिस में कंसीडर नहीं की जाएगी। क्लियर। फास्ट हार्ट रेट फॉर 1 to 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, 1 से 5 साल तक की उम्र के बच्चे की जो हार्ट रेट है वो कितनी हो सकती है? मोर देन 120 पर मिनट, मोर देन 140, मोर देन 100 या फिर मोर देन 160। फर्स्ट थिंग कि जो जन्म लेते हैं बच्चे उस समय पे यदि हम हार्ट रेट की बात करें तो 120 to 160 तक रहेगी। कितना? 120 to 160। लेकिन 1 से 5 साल में पूछा है और फास्ट पूछा है तो वो ओनली 1 से लेके 5 के बीच में आपको कंसिडरेबल करना है, तो वो होगा मोर देन 120। कितना? मोर देन 120 है जो पर मिनट। यदि 1 साल से कम उम्र की पूछें या न्यूबॉर्न की पूछें तो 120 से 160 तक नॉर्मल है। लेकिन 1 से 5 के बीच में यदि आपको हम बात करें तो कितनी होगी? वो भी फास्ट वाली पूछी है, फास्ट पूछी है तो कितनी होगी? मोर देन 120 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ड्रग इज एडवाइज टू बी गिवन टू चिल्ड्रन आफ्टर पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन। तो पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन के बाद है जो बच्चे को कौन सी ड्रग एडवाइस की जाएगी? कैल्शियम सिरप, पैरासीटामॉल, आयरन या फिर डाइजेपाम, क्या देंगे पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ? तो पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन में 5 वैक्सीन इंक्लूडेड होती हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर 5 वैक्सीन रहेंगी और इसको इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। कहाँ पे? इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाएगा और 6, 10 एंड 14 वीक्स की एज में दी जाती है, जब बच्चे की उम्र 6, 10, 14 हफ्ते हो तब, क्योंकि इसमें 4 वीक का है जो बीच में गैप दिया जाएगा, इंटरवल दिया जाएगा। अब इस वैक्सीन के बाद बच्चे को आता है फीवर और साथ में बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होती है। तो यहाँ पर इस फीवर और पेन को मैनेज करने के लिए क्या दिया जाएगा? पैरासीटामॉल। क्या देंगे हम? पैरासीटामॉल। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द बिलो आर साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट, सभी सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन हैं किसी एक को छोड़कर। स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, अनकॉन्शियसनेस, लेथार्जी या फिर ड्रिंक पुअरली, सभी सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन हैं किसी एक को छोड़कर। अनकॉन्शियस हो सकता है मरीज, बेहोश हो सकता है, लेथार्जिक होगा, बिल्कुल भी पानी वानी नहीं पिएगा, बहुत पुअरली पिएगा। यदि ईगरली पीता है मतलब मॉडरेटली है, सीवियर में बिल्कुल पानी नहीं पिएगा। तो यहाँ पर स्किन पिंक गोज बैक स्लोली, ये माइल्ड में होगा ना कि सीवियर में। सीवियर में तो स्किन पिंच करेंगे वहीं की वहीं रह जाएगी, वापस ही नहीं होगी, क्योंकि फ्लूइड की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर सभी साइन है किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या होगा? स्किन पिंच गोज बैक स्लोली। नेक्स्ट है, What is the dose of vitamin K given to newborn weighing more than 1500 ग्राम? यदि बच्चे का वजन 1500 ग्राम से ज़्यादा है तो उसको विटामिन के का कितना डोज देंगे? 5 mg सबक्यूटेनियस, 1 mg सबक्यूटेनियस, 1 mg इंट्रामस्कुलर या फिर 2 mg इंट्रामस्कुलर। यहाँ पर IM है, तो यहाँ पर कितना डोज देंगे हम? यदि बच्चे का वजन लेस देन 1 kg है, 1 किलोग्राम से कम है, तो 0.5 mg इंट्रामस्कुलर देंगे। यदि लेकिन बच्चे का वजन 1 किलोग्राम से ज़्यादा है या नॉर्मल टर्म बेबी है तो कितना देंगे? 1 mg IM। कितना? 1 mg IM। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी टाइम्स शुड इन्फेंट बी ब्रेस्ट फीड इन 24 आवर? तो एक इन्फेंट 24 घंटों में कितने बार ब्रेस्ट फीड करेगा? एटलीस्ट 6 टाइम, एटलीस्ट 8 टाइम्स, एटलीस्ट 10 टाइम्स या फिर एटलीस्ट 12 टाइम्स। कितने बार ब्रेस्ट फीड करेगा 24 घंटों के अंदर एक इन्फेंट? अब इन्फेंट तो 1 साल तक का बच्चा भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन 24 घंटे की बात करें हम तो एटलीस्ट 12 टाइम्स। एवरी 2 आवर में आफ्टर द डिलीवरी आपके जो पेशेंट होते हैं, क्लाइंट होते हैं, उनको सजेस्ट किया जाता है कि आपको एवरी 2 आवर में बच्चे को फीड कराना है। यहाँ पर उसी फॉर्मूला के हिसाब से कितना होगा? 12 बार तक, 24 घंटे में 12 बार तक इन एवरी 2 आवर। नेक्स्ट वन, विच वैक्सीन इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ? तो इनमें से कौन सा टीका है जो जन्म के समय नहीं दिया जाता है? BCG दिया जाता है इंट्राडर्मल अपर आर्म में, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है इंट्रामस्कुलर,
ओरल ओपी भी दिया जाता है, पेंटावेलेंट नहीं दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया जाता है, दिया जाता है 6, 10 एंड 14 वीक्स की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, व्हाट कंडीशन इज इट मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विथ। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, कॉमन कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, सॉरी कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, तो यहाँ पर इससे कौन सी कंडीशन के कारण हो सकता है, कंजेनाइटल रूबेला, डाउन सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम या फिर मैटरनल डायबिटीज़। वीएसडी की समस्या कैसे होगी, वीएसडी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, क्या होगा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। पीडीए होगा जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होगा, वो होगा कंजेनाइटल रूबेला के कारण। यहाँ पे देख लीजिए आप कि यदि आपको एग्जाम में वीएसडी की जगह पीडीए पूछे, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, तब आप कहेंगे कंजेनाइटल रूबेला। यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन कर देती हूँ, यदि पीडीए को कहें, सॉरी पीडीए तो क्या है, कंजेनाइटल रूबेला, और यदि यहाँ पर एएसडी की बात करें हम, तो वो कैसे होगा, डाउन सिंड्रोम। ये यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है, आपके लिए याद रखना है। और जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है, क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, इसके लिए क्या होगा, मैटरनल डायबिटीज़। लेकिन यहाँ पे वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पूछा है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में आपको आ सकता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि वीएसडी के लिए कॉमन जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, कौन सी कंडीशन रिलेट करेगी, तो वो होगी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। मतलब कि माँ ने जब बच्चा गर्भ में रहा उस टाइम पे अल्कोहल पिया, ड्रिंक किया है। कंजेनाइटल रूबेला तो इसके कारण पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो सकता है, और यहाँ पर एएसडी तो वह डाउन सिंड्रोम रिस्पॉन्सिबल होगा। मैटरनल डायबिटीज़, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स। क्लियर, ये आपको वीएसडी की जगह इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, What immediate nursing intervention will you take in case of blood transfusion reaction? तो यहाँ पर कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन आपको लेना है जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तब, इन्फॉर्म द फिजिशियन, इन्फॉर्म द ब्लड बैंक, मॉनिटर वाइटल साइंस, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर द वाइटल साइंस। तो यहाँ पर आपको नर्सिंग इंटरवेंशन क्या लेना है ब्लड ट्रांसफ्यूज करते टाइम, तो यहाँ पे आपको कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन लेना है, यदि मरीज को कुछ भी दिक्कत होती है तो आपको तुरंत ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है, और स्टॉप करने के बाद वाइटल साइन को मॉनिटर करने का काम करना है। क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को तुरंत स्टॉप करना है, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेसना विथ अ कीमोथेरेपी एजेंट हेल्प्स इन। मेसना ड्रग दी जाती है कीमोथेरेपेटिक एजेंट के साथ में, तो इसका काम क्या है कि ये फेवरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल्स, प्रोटेक्टिंग द सेल्स, प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरिक सेल्स, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। किसके लिए रहेगी ये मेसना टैबलेट, यहाँ पे मेसना दी जा रही है, ड्रग दी जा रही है, यदि कीमोथेरेपी दी जा रही है, कीमोथेरेपी है जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाएगी। मेसना तो इसका हम दूसरा नाम क्या जान सकते हैं, सोडियम 2 मेरकैप्टोएथेटेन सल्फेट, जो कि एक डिटॉक्सिफाइंग मेडिसिन है, और जनरली ये यूज़ की जाएगी सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। किसके लिए, सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेमरेजिक सिस्टाइटिस। क्या है, जो भी कॉमन जो भी लेयर्स हैं जहाँ पे छोटी छोटी आर्टरीज हैं उनको रप्चर होने से भी प्रिवेंट कर सकती है। तो यहाँ पर एक किसके लिए, सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी लोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी लेते हैं तो उनको साथ में ड्रग भी दी जाती है, ताकि ये जो अच्छी सेल्स हैं उनको प्रिवेंट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट वन, योर पेशेंट कंप्लेन ऑफ ड्राई माउथ विथ swallowing difficulty. Which among the following drug can produce these side effect when administered in the above condition? तो यहाँ पे साइड इफेक्ट पूछा है कि ड्राई माउथ हो रहा है, निगलने में दिक्कत भी हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी ड्रग के कारण हो रहा है, डाइसाइक्लोमाइन के कारण, पैरेंटल पेमोएट,
ग्रिसोफेवलिन या फिर नैलोक्सोन के कारण, किसके कारण ये कंडीशन बन रही है? यहाँ पे आप भी आंसर कर सकते हैं कि ये किस मेडिसिन के कारण ये कंडीशन डेवलप हो रही है। डाइसाइक्लोमाइन के कारण, कि ग्रिसोफेवलिन के कारण, कि नैलोक्सोन के कारण, किसके कारण ये कंडीशन हो रही है? तो यहाँ पर जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये डाइसाइक्लोमाइन के, किसके? डाइसाइक्लोमाइन के, जो कि जनरली इंटेस्टाइनल जो इरिटेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। यदि, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिसको यदि पेट स्टमक पेन हो रहा है, क्रैम्प्स टाइप के हो रहे हैं, तो उनको दी जाती है। उसके कारण मरीज को मुंह में ड्राइनेस सी लगेगी, सूखा सूखा सा मुंह लगेगा और निगलने में भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट वन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर? तो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी डिसीज के लिए सभी मेडिकल प्रोसीजर यूज़ किए जाएंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में कार्डियक कैथेटराइजेशन, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। क्या होगा यहाँ पर? ऐसा कौन सा प्रोसीजर होगा जो कि मेडिकल मैनेजमेंट में आएगा? मेडिकल का मतलब यहाँ पे काटापीटी नहीं की जानी है, ना ही कोई इन्वेजिव प्रोसीजर होना है। यहाँ पे आपको कुछ ड्रग्स दी जाएंगी, वो मेडिकल मैनेजमेंट में आएगा। सर्जिकल में आपका कार्डियक कैथेटराइजेशन आएगा, बाईपास ग्राफ्टिंग आएगी, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी आएगी। लेकिन मेडिकल ओरल मेडिकेशन किस में आएगा? मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनीलिसियासिस? मोनीलिसियासिस एक फंगल इन्फेक्शन है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? कैंडिडा एल्बिकेंस, टीनिया क्यूरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या फिर गोनोकोकाई? क्या मोनीलिसियासिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो होगा यहाँ पे कैंडिडा एल्बिकेंस। क्या होगा? कैंडिडा एल्बिकेंस, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, A 30-year-old pregnant woman is diagnosed with pulmonary tuberculosis. Which of the following anti-tuberculosis drugs should not be given? यहाँ पे सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में कौन सी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं दी जा सकती। अब कोई लेडी प्रेग्नेंट है, पल्मोनरी टीबी डायग्नोस हुई है उसको, लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी के कारण उसको कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं देंगे? ये टेराटोजेनिक होगी, बच्चे को हम पहुँचा सकती, फीटस को हम पहुँचा सकती, इसलिए आइसोनियाजिड, रिफाम्पसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर एथाम्ब्यूटॉल, कौन सी जो ड्रग है आप उसको नहीं दे सकते हैं? तो वो होगी यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे को हार्म करने का काम है जो कर सकती है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, वेस्टिब्यूकोक्लियर नर्व को डैमेज करके आपको बहरा भी बना सकती है। आपके जो यदि प्रेगनेंसी में पूछें कौन सी ड्रग है जो नहीं दी जा सकती एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो वो भी क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। रिफाम्पसिन से ऑरेंज रेड कलर। ओमिक्रॉन से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ओमिक्रॉन के लिए सेपरेट क्लास चैनल पे ली गई थी, क्योंकि कोविड थोड़ा शांत हुआ था कि उसके बाद ओमिक्रॉन कुछ महीने पहले फैला था। उसके कुछ वेरिएंट इंडिया में मिले थे, लेकिन इंडिया में उतना असरदार नहीं हो पाया। तो वैसे ही यहाँ पर 2019 में नोवेल कोरोना वायरस, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है। तो फुल फॉर्म कोरोना वायरस का क्या था? नोवेल कोरोना वायरस 2019। तो यहाँ पर कोविड-19 जिसका नाम पड़ा है, तो आउटब्रेक के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी WHO ने, वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड। कब की थी? जनवरी 30, 2020 को, जनवरी 13, 2020, जनवरी 23, 2020 या फिर जनवरी 27, 2020। तो कोविड-19 और नोवेल कोरोना वायरस को WHO ने एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे क्या किया था? घोषित किया था इस आउटब्रेक को। तो ये किया था 30 जनवरी 2020 को। कब? 30 जनवरी 2020 को। रिसेंट में अभी जो बात करते हैं हम H3N2 फ्लू, H3N2 फ्लू और सीजनल फ्लू के बारे में,
डॉक्टर गुलेरिया ने रिसेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसकी सेपरेट क्लास है जो H3N2 कैसे फैलेगा, कैसे आप उससे बच सकते हैं। 5 से 7 मिनट की क्लास है, तो मैंने जो सेकंड शॉर्ट्स चैनल है उस पर अपडेट कर दी है क्लास। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी इसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, द थर्ड पीरियड ऑफ इन्फेक्शियस प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम। तो यहाँ पर थर्ड पीरियड है इन्फेक्शियस प्रोसेस का जिसमें साइन सिम्टम स्टार्ट होंगे, वो क्या कहलाएगा? इनक्यूबेशन, इलनेस, प्रोड्रोमल या फिर कन्वल्जेंट पीरियड। तो कौन सा टाइम पीरियड कहलाएगा जो कि थर्ड पीरियड है इन्फेक्शियस प्रोसेस का जिसमें साइन सिम्टम बनना स्टार्ट होते हैं, वो कौन सा पीरियड होगा? ये कहलाएगी इलनेस पीरियड। क्या होगा? इलनेस पीरियड। इंक्यूबेटरी पीरियड का मतलब है कि आपकी बॉडी में वायरस एंटर हुआ और आपकी बॉडी ने सिम्टम बनाना स्टार्ट किए। प्रोड्रोमल का मतलब है जो कि सेकेंड फेज में आएगा, इनिशियल सिम्टम आए हैं इसमें, क्या है? इनिशियल कुछ लक्षण आए हैं। थर्ड होती है इन्वेसिव या फिर इलनेस पीरियड जिसमें टारगेट पॉइंट पे पहुंच के कोई भी बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन अपने पूरे लक्षण एक तरीके से शो कर रहा है। इंक्यूबेटरी पीरियड में फर्स्ट साइन सिम्टम बस आएंगे, लेकिन जो यहाँ पर थर्ड स्टेज है इन्वेजन पीरियड जिसको हम इलनेस पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं, तो यहाँ पर एक हाईएस्ट लेवल पे पहुँचेगा। कन्वर्जेंट पीरियड का मतलब है रिकवरी फेज जो कि फोर्थ स्टेज कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉजेज ऑफ डेथ अमंग क्लाइंट विथ एड्स आर अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो यहाँ पर एक क्या कॉमन कॉज है डेथ का? यदि किसी पर्सन को एड्स हुआ है और उस पर्सन की एड्स के कारण यदि डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर क्या कॉमन रीज़न होगा उसकी डेथ होने का एड्स के कारण? रूबेला, इंसेफेलाइटिस, रेस्पिरेटरी कैंडिडियासिस या फिर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो यहाँ पर जो सबसे कॉमन क्या है, सबसे कॉमन और फ्रिक्वेंट कॉज होगा डेथ का, यदि किसी पर्सन को एड्स है, ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी क्या है, वीक है, तो कोई भी मौका देख के उसकी बॉडी में एंट्री कर जाएगी इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जो कैंडिडियासिस जो कि एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, ये कॉमनली जिसके कारण पर्सन की डेथ हो सकती है, वो क्या होगा? रेस्पिरेटरी कैंडिडियासिस। क्या है? रेस्पिरेटरी कैंडिडियासिस जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। एड्स में यदि कॉमन कार्सिनोमा पूछे तो वो होता है कापोसी कार्सिनोमा। क्या है? कापोसी सार्कोमा है जो कॉमन कैंसर है एड्स के पेशेंट में। यदि कॉमन यहाँ पर जो डिसीज पूछे तो वो होती है टीबी, पल्मोनरी टीबी कॉमनली देखने को मिलेगी एड्स वाले मरीज में। यहाँ पर डेथ की बात की जा रही है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा होगा? होगा रेस्पिरेटरी कैंडिडियासिस। नेक्स्ट वन इज द हाइडेटिफॉर्म इज एन एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग। तो हाइडेटिफॉर्म मोल्स हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर उस हाइडेटिफॉर्म मोल में कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा? विलाई, एमनियन, कॉर्नियन या फिर ब्लास्टोमियर। तो यहाँ पर जो पार्ट अफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? वो होगा कोरियन पार्ट। कौन सा? कोरियन। एमनियोटिक सेक होगा, एमनियन होगा, कोरियन होगा, दो लेयर होंगी जिसमें जो अफेक्टेड पार्ट होगा हाइडेटिफॉर्म मोल में वो क्या होगा? कोरियन। नेक्स्ट वन इज द A woman had just given birth at 42 weeks gestation. When assessing the neonate, which physical finding is expected? That means post term baby है, 42 वीक के जेस्टेशन पीरियड के बाद बॉर्न हुआ है, तो उस बच्चे में जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के क्या साइन देखेंगे आप? लेन्यूगो कवरिंग द बेबी, अस्लीप लेथार्जिक बेबी, डिस्क्यूमेशन ऑफ द एपिडर्मिस या फिर वर्निक सेजोसा कवरिंग द बेबी। तो जब भी बच्चा 37 वीक क्रॉस कर जाता है तो लेन्यूगो जो फाइन टिनी हेयर होते हैं वो अपने आप झड़ जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में ही। बेबी स्लीप लेथार्जिक बिल्कुल भी नहीं होगा, अच्छा एक्टिव बेबी रहेगा। और यहाँ पर जो एपिडर्मिस के ऊपर है जो लेयर है वो क्या होगी? वहाँ पर डिस्क्यूमेशन देखने को मिलेगा, मतलब प्रॉपर बनी हुई देखने को मिलेगी। वर्निक सेजोसा ना के बराबर ही रहेगा, चीज़ी वाइज सब्सटेंस लगा होता है। ये जनरली 36 से 37 वीक के बीच में, जो 35 से 37 वीक के बीच में जो बेबी डिलीवर होते हैं उनमें ज़्यादा लगा होता है, लेकिन 37 वीक के बाद ये भी वर्निक सेजोसा भी कम होने लगता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा?
डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द एपिडर्मिस, नेल्स बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, हेयर बड़े बड़े होंगे बालों के, ये सब क्या है पोस्टर्म प्रेगनेंसी या फिर पोस्टर्म बेबी के साइन है। नेक्स्ट वन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। सेल्स का पावर हाउस सबको पता है कौन कहलाएगा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी की राइबोसोम्स। पावर हाउस ऑफ सेल्स कहलाता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। नेक्स्ट आपको साउथ ईस्ट एशिया WHO रीजनल ऑफिस इज लोकेटेड एट। तो साउथ ईस्ट एशिया का जो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में WHO का जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है। ऑप्शन में है यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर कोलकाता। साउथ ईस्ट एशिया, तो आपको मेन हेडक्वार्टर तो पता है WHO का कहाँ पर है, जेनेवा में। कहाँ पर, जेनेवा में है। लेकिन यहाँ पर WHO का रीजनल ऑफिस की यदि बात की जाती है आपको साउथ ईस्ट एशिया के, तो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजनल ऑफिस है ये कहाँ पर है WHO का, तो वो है आपका दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। अब यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं, यहाँ पर 11 स्टेट WHO के, जो साउथ ईस्ट एशिया के यहाँ पर टोटल 11 मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन से देश हैं यहाँ पर, ये आपको पता होने चाहिए। आपको एग्जाम में आपके साउथ ईस्ट एशिया के जो 11 मेंबर देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड तैमूर लेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, 11 मेंबर हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन के। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया रीजन का अब एक हेडक्वार्टर भी होगा। 11 देश आपको पता है कौन कौन से हैं। अब इन 11 देशों के लिए एक हेडक्वार्टर भी होगा जहाँ पर रिपोर्ट की जाएगी हर एक चीज़ की WHO को लेके, तो वो है दिल्ली में। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। साउथ ईस्ट एशिया के जो हेड हैं, क्या है, साउथ ईस्ट एशिया के जो हेड हैं WHO के में कौन है, डॉक्टर रॉड्रिको एच ऑफ्रिन। डॉक्टर रॉड्रिको एच ऑफ्रिन। जो टेड्रोस है वो तो WHO के चीफ है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के जो रीजनल ऑफिस के हेड है, एशिया के हेड है, वो कौन है, डॉक्टर रॉड्रिको। नेक्स्ट वन इज द आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BSc नर्सिंग एजुकेशन अ नर्स नीड्स टू रजिस्टर विद द फॉलोइंग टू प्रैक्टिस एज RN/RM। तो जब आपने अपनी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट कर ली है उसके बाद आपको कहाँ का रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी कि आप RN/RM के लिए प्रैक्टिस कर सकें। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के, TNAI के, की नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी के। तो आपके पास जब भी आपकी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास उस स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है जिस स्टेट में आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हों। कहाँ के लिए, जिस स्टेट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ICN वॉज फाउंड इन द ईयर। तो ICN की स्थापना कब हुई थी, 1899, 1898, 1897 की 1896 में। तो यहाँ पर ICN की स्थापना कब हुई, 1899 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ सिंगल यूज प्लास्टिक बैन इन इंडिया फ्रॉम विच डे। तो भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है। बट एज एन क्वेश्चन के तौर पे यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको ये पूछ सकते हैं कि जो इंडिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उस पर जब बैन लगाया गया तो ये कब से लगा है, जुलाई 1, जुलाई 13, अगस्त 1 या फिर अगस्त 15। सबको पता है 1 जुलाई 2022 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया जाएगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, इन्होंने अनाउंस किया था कि जो प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे पॉलीस्टीरीन, एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन, कमोडिटीज़, इन सभी को 1 जुलाई 2022 से प्रोहिबिट किया जाता है और बैन किया जाता है कि 1 जुलाई 2022 से ये प्लास्टिक यूज़ नहीं किया जाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा था जुलाई 1 में 2022 में। नेक्स्ट वन इज द ओवर 30,000 years old rare mummified baby woolly mammoth has been found in a gold mine in which nation। कुछ दिनों पहले न्यूज़ में बहुत आया था कि एक सोने की खान में 30,000 साल से भी ज़्यादा पुराना
बेबी ऊनी मैमथ पाया गया था? कौन से देश में पाया गया था? ब्राज़ील में, मैक्सिको में, कनाडा की यूएस में? यहाँ पे पाया गया था कनाडा में। इस तरीके से जो कनाडा में 30,000 साल से भी ज़्यादा पुराना बेबी वूली मैमोथ पाया गया था, जिसके स्किन और हेयर डिस्कवर किए गए थे। कहाँ से? नॉर्थ ऑफ कनाडा से। यहाँ पे बिलीव किया गया कि ये जनरली आइस एज में 30,000 साल पहले ही इसकी डेथ हो गई थी। ये आपको एज एन एग्जाम में तो आ सकता है। ये कहाँ पे पाया गया था? सोने की खदान में, क्लोंगडाइक गोल्ड फील्ड माइन में। नेक्स्ट वन इज द हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नीति आयोग सीईओ? नीति आयोग के सीईओ कौन है? ऑप्शन में यहाँ पर आपको कपिल देव त्रिपाठी, प्रवीण के श्रीवास्तव, सुधीर कुमार सक्सेना। यहाँ पर एक छोटा सा भी नीति आयोग के सीईओ बनाए गए, इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। पहले थे परमेश्वरम अय्यर। कौन थे? परमेश्वरम अय्यर। बट नाउअडेज यदि हम बात करते हैं कौन है, तो वो है 25 फरवरी 2023 से, ये रिसेंट में ही नए बने हैं, BVR सुब्रमण्यम। याद रखना है, आपको एग्जाम में आ सकता है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन है, तो वो है BVR सुब्रमण्यम, जो कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो कि 25 फरवरी 2023 से इन्होंने अपना कार्यभार है जो ग्रहण किया है। क्लियर है? इसके पहले थे वो परमेश्वरम अय्यर थे, और उनके परमेश्वरम अय्यर के पहले अमिताभ कांत थे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द एक्सेप्ट। तो टीनेज प्रेगनेंसी का मतलब होगा कि जो 10 to 13 ईयर के बीच में जो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जनरली वो आएंगी यहाँ पर एडोलेसेंट प्रेगनेंसी और टीनेज प्रेगनेंसी। तो इनका कॉज सब होंगे, रीजन सब होंगे, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है अर्ली मैरिज, रेप ऑफ माइनर्स, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वेल एजुकेटेड फैमिली। तो टीनेज प्रेगनेंसी के कारण सब हैं, किसी एक को छोड़कर। तो अर्ली मैरिज मोस्ट कॉमन कॉज माना जाएगा, रेप ऑफ माइनर्स और लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तीनों होंगे। क्या होंगे? तीनों रीजन होंगे टीनेज प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन जो नहीं होगा वो होगी वेल एजुकेटेड फैमिली, जो अच्छे पढ़े लिखे फैमिली होगी ना, तो वो अर्ली मैरिज करेगी बिफोर 21 ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी गर्ल्स की एज कितनी रख दी है? 21 रख दी है। रेप ऑफ माइनर्स और लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, पढ़ी लिखी फैमिलीज ये नहीं करेंगी। तो यहाँ पर कॉज सब होंगे, किसी एक को छोड़कर। तो यदि अंडर एज और टीनेज गर्ल की एज पूछी जाती है तो वो 13 से 17 साल। कितना? 13 से 17 साल की एज में जो गर्ल्स प्रेग्नेंट होंगी वो टीनेज प्रेगनेंसी या अंडर एज प्रेगनेंसी में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज अ कंडीशन इन विच टाइट फोरस्किन कांट बी पुल्ड बैक ओवर द हेड ऑफ द पेनिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कि ऐसी कंडीशन जिसमें फोरस्किन पेनिस पर क्या होगी? वापस रिट्रैक्ट नहीं होगी, उसके लिए क्या कहेंगे? फिमोसिस, हाइड्रोसील, एम्फोसील या फिर सर्कमसीजन। तो फोरस्किन कांट बी पुल्ड बैक रिट्रैक्ट ओवर द हेड ऑफ द पेनिस, दैट मीन्स से क्या है? फिमोसिस। फिर आता है क्या है? फिमोसिस है। याद रखना, इतना एक ही लाइन आपके लिए काफ़ी, याद रखना। फोरस्किन कांट बी पुल्ड बैक रिट्रैक्टेड ओवर द हेड ऑफ द पेनिस। पूरा याद ना भी हो तो यहाँ पर फोरस्किन कांट बी पुल्ड बैक, पेनिस के ऊपर जो फोरस्किन है वो वापस नहीं जाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम? फिमोसिस। इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जनरली सर्कमसीजन करके इसको ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोसील और ओम्फेलोसील, तो ये भी देख लेते हैं हम। तो हाइड्रोसील का मतलब होगा स्वेलिंग इन द स्क्रोटम, फ्लूइड कलेक्ट होगा टेस्टिकल के सराउंडिंग, तो क्या होगा? स्क्रोटम में जो स्वेलिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोसील। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में जनरली 1 साल की एज के अंदर ही विदाउट ट्रीटमेंट के डिसअपीयर हो जाएगा। तो हाइड्रो का मतलब क्या होगा? फ्लूइड, और सील्ड से यहाँ पर मतलब क्या है? स्क्रोटम के चारों तरफ स्वेलिंग होना। और ये क्यों होगी? क्योंकि टेस्टिकल के चारों ओर क्या हो गया? फ्लूइड कलेक्ट हो गया है। एम्फेलोसील का मतलब होगा बर्थ डिफेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल वैली वॉल। एम्फेलोसील की इमेज आपको एग्जाम में आ सकती है, आंसर आपसे पूछा जा सकता है कि ये है क्या। तो हाइड्रोसील का मतलब क्या होगा? स्वेलिंग इन द स्क्रोटम। क्या है? स्वेलिंग इन द स्क्रोटम। क्यों हो रही है? क्योंकि फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है टेस्टिकल के चारों तरफ। लेकिन ओम्फेलोसील डिफरेंट टर्म है।
एम्फेलोसील का मतलब है कि बर्थ डिफेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिनल वॉल है यहाँ पर बर्थ डिफेक्ट होना, जिसके कारण इन्फेंट्स के जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन हैं, क्योंकि एब्डोमिनल वैली वॉल पर क्या है डिफेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगी ऑर्गन बहुत ही थिन लेयर से कवर्ड रहेंगे, जो कि ट्रांसपेरेंट सैक हो सकता है, ओपन भी हो सकता है कभी भी या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरे ऑर्गन दिखाई देंगे जो एब्डोमिनल ऑर्गन है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और जो भी अदर ऑर्गन बेली लाइन से चिपके हुए होंगे वो सभी यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट लेयर में दिखाई देंगे। तो ये क्या है ओम्फेलोसील। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर ओम्फेलोसील की इमेज याद रखनी है। एग्जाम में मेनली आपको डायरेक्ट नहीं आता है क्वेश्चन, आपको इमेज दी जाती है और पूछा जाता है कि है क्या। नेक्स्ट वन इज, व्हाट ट्रीटमेंट मेथड आर यूज्ड टू ट्रीट फॉर एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। तो एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेथड अपनाई जाती है। ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, इंजेक्शन, मिथार्जिन आईवी, मसाज ऑफ यूट्रस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो मैं बता दूं कि एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस का मतलब होगा कि जो यूट्राइन मसल्स हैं उनमें इतनी टोन, दैट मीन्स इतनी टोन और पावर नहीं बची है कि वो वापस से क्या हो सके, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट हो सके। तो यहाँ पर एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस का मोस्ट कॉमन कॉज है जो प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज है उसके लिए। और एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस के लिए हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो ऑक्सीटोसिन से, मिथार्जिन से और यूट्रस की मसाज करके सभी क्या हो जाएंगे, ट्रीट करने के लिए मेथड मानी जाएंगी। तो एटोनिसिटी क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है पीपीएच का। यदि एग्जाम में आपको आता है कि पीपीएच का मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, तो वो है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, प्राइमरी एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। दूसरा है रिटेंड प्लेसेंटा, दैट मीन्स आफ्टर डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा के कुछ बाइट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, वो क्या रह जाते हैं, रिमेनिंग रह जाते हैं यूट्रस में। तो यहाँ पर यदि प्राइमरी का पूछें तो एटोनिसिटी होगा, एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। यदि सेकेंडरी पीपीएच का पूछें तो रिटेंड प्लेसेंटा। और मैनेज कैसे करेंगे हम एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस को, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से, मिथार्जिन से और यूट्रस की मसाज करके। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल दैट रिलीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के टाइम पर कौन सी सेल्स रिलीज होंगी, उगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी oocytes या फिर प्राइमरी oocytes। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन के टाइम पर जब एग रिलीज होगा तो कौन सी सेल है जो रिलीज होंगी, तो वो होंगी सेकेंडरी oocytes। क्या होंगी, सेकेंडरी oocytes, जो कि इमेच्योर ओवम है आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन सी सेल रिलीज हो रही है ओव्यूलेशन में, सेकेंडरी oocyte। नेक्स्ट वन इज, और सेकेंडरी oocytes या फिर ओवम जिसको हम कहेंगे, तो सबसे बड़ी सेल है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट वन इज, ड्यूरिंग फर्स्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑर्गन सीक्रेट द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 6 वीक में कौन सा ऑर्गन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। ऑप्शन में अम्ब्लाइकस, डेसिडुआ, प्लेसेंटा या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम के लिए, प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है, डेसिडुआ। और यहाँ पर जो प्लेसेंटा क्या है, ये परमानेंट ऑर्गन नहीं है, टेम्पररी ऑर्गन होगा जो कि मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्शन रखेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट 6 वीक में जो ऑर्गन सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, वो होगा कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि ओवरी से होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन। आफ्टर 6 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, तो फर्स्ट 6 वीक तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन आफ्टर 6 वीक है जो कौन, ये जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने लगेगा, प्लेसेंटा है जो इस हार्मोन को रिलीज करेगा। नेक्स्ट वन इज, PGE1 इज ऑल्सो नोन एज। तो PGE1 का दूसरा नाम क्या है, डायनोप्रोस्टोन, डेनोप्रोस्ट, मिफेप्रोस्टोन या फिर मीजोप्रोस्टोल। ये सभी हैं जो गायनिक में यूज होने वाली मेडिसिन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि PGE1 का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, या फिर PGE1 को और किस नाम से हम जानते हैं। तो PGE1 क्या है, ये है मीजोप्रोस्टोल। क्या है, मीजोप्रोस्टोल, जो कि जनरली अबॉर्शन के लिए भी यूज़ की जाती है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी यूज़ की जाती है, इसके अलग अलग यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन E1 ये क्या है, यहाँ पर मीजोप्रोस्टोल। नेक्स्ट वन इज,
अ वुमेन हु नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, तो ऐसी लेडी जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो क्या कहलाएगी? नली पैरा, नली ग्रेविडा, प्रीमी पैरा या फिर मल्टी पैरा। तो ऐसी वुमेन जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो क्या कहलाएगी? नली पैरा। क्या होगी? नली पैरा। और नली ग्रेविडा का मतलब होगा कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। यहाँ पर नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, दैट मीन्स प्रेग्नेंट हुई है लेकिन उसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, हो सकता मिड प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो गया हो। लेकिन नली ग्रेविडा का मतलब होगा कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। प्रीमी पैरा का मतलब होगा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। मल्टी पैरा का मतलब होगा मोर देन 1 और 2 टाइम से भी ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है। तो पैरा जुड़ जाता है, दैट मीन्स बच्चे को जन्म नहीं दिया है। ग्रेविडा का मतलब होगा कि प्रेग्नेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो सर्विक्स का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या कहलाएगा? गॉडेल साइन, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन या फिर क्विकनिंग। तो सर्विक्स का एक्सट्रीमली सॉफ्टनिंग होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या कहलाएगा? गॉडेल साइन। अब यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं क्या है? प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के, जो कि एग्जामिनर नोट करेगा। 3 टाइप के साइन पढ़े हमने। फर्स्ट आता है प्रिजम्पटिव, जो कि हम प्रिज्यूम करेंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं, उसमें एमनोरिया आ जाएगा, हो सकता है प्रेगनेंसी हो या ना हो। दूसरे आते हैं प्रोबेबल, जो कि एग्जामिनर नोट करेगा। फिर आते हैं पॉजिटिव, जो कि कन्फर्मेटरी साइन है, जो प्रेगनेंसी के माने जाएंगे। तो यहाँ पर गॉडेल साइन का मतलब क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। चैडविक का मतलब होता है ब्लूइश और ब्लूइश कलर ऑफ वेजाइना और सर्विक्स, जो कि बहुत ज़्यादा वेस्कुलाइजेशन के कारण होगा। हैगर साइन का मतलब होगा सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या है? हैगर साइन। और यहाँ पर फिर आता है बलोटमेंट। क्या है? बलोटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेथड ऑफ डायग्नोसिंग द प्रेगनेंसी इन विच द यूट्रस इज पुश्ड विथ अ फिंगर टू फील वेदर अ फीटस मूव्ड अवे एंड रिटर्न्स अगेन। तो ये क्या है? बलोटमेंट। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन 1 आयरन टैबलेट फॉर मदर इज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैंने आपको 2 दिन पहले की क्लास में आप देखिए तो मैंने वहाँ पर आपको WIFS और आयरन एनीमिया मुक्त प्रोग्राम है जो बताया था, उसमें चीज़ें बताई थी आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एलिमेंटल आयरन का कितना अमाउंट होगा? एक जो आयरन की टेबलेट होती है मदर को दी जाती है, ऑप्शन में 60 mg, 60 ग्राम, 50 ग्राम या फिर 50 mg। तो जो एलिमेंटल आयरन होता है उसमें 1 टेबलेट में कितना अमाउंट होगा आयरन का? तो वो होगा 60 mg। नेक्स्ट वन इज द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बलाइकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज। तो ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें क्या है? अम्बलाइकस इंसर्ट है कहाँ से? मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा से। जनरली सेंटर से होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट हुई है, तो ये क्या कहलाएगा? बेटलडोर, प्लेसेंटा प्रीविया, वेलामेंटस इंसर्शन या फिर मार्जिनल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में चारों ऑप्शन में से 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट आप क्वेश्चन समझिए कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें अम्बलाइकस कहाँ से इंसर्ट हुई है? मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा से, सेंट्रल पार्ट से होना चाहिए, जो कि कहाँ से हुई है? मेम्ब्रेन से, प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन से इंसर्ट हुई है, तो क्या कहलाएगा? बेलामेंटस इंसर्शन। क्या हो गए? बेलामेंटस इंसर्शन। इस तरीके से नॉर्मली प्लेसेंटा में कहाँ से होगी? सेंटर पार्ट से, लेकिन ये देखिए मेंबर्स जो मेम्ब्रेन से ही क्या हो रही है? इंसर्ट हो रही है। कॉर्ड कहाँ से इंसर्ट हो रही है? फीटल मेम्ब्रेन के यहाँ से ही प्लेसेंटा में इंसर्ट हो रही है। 2 सरफेस होती हैं, फीटल, मैटरनल, लेकिन यहाँ पर देखिए बाहरी साइड से ही मेम्ब्रेन से ही अटैच होती हुई इंसर्ट हो रही है कॉर्ड। तो ये क्या है यहाँ पर? बेलामेंटस इंसर्शन। अब आता है प्लेसेंटा मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन, जिसमें अम्बलाइकल कॉर्ड कहाँ से? प्लेसेंटा के सेंटर पार्ट से ना लेके जो मार्जिन है, साइड में मार्जिन है, वहाँ से ही इंसर्ट होगी, तो क्या है? मार्जिन। जब यहाँ पर कॉर्ड है कहाँ से इंसर्ट होगी? द कॉर्ड कैन बी इंसर्टेड एज क्लोज टू 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा। तो यहाँ पर एज ऑफ द प्लेसेंटा का मतलब है मेम्ब्रेन से इंसर्ट होती है, तो ये क्या होगा? वेलामेंटस इंसर्शन। नेक्स्ट वन इज
In the second stage of labor, which of the following injection is given to improve the uterine contraction? तो second stage of labor में uterine contraction को improve करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या कहलाती है? बेबी एक्सपल्सन स्टेज, जो कि कंप्लीट 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन से लेके बेबी एक्सपल्सन की स्टेज है, वो क्या है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ही प्रॉपर इम्प्रूव्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? ऑक्सीटोसिन, जो कि पीपीएच को भी प्रिवेंट करेगा, प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे जिससे बेबी की वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल रहेगी। तो यहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से लाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज एक्टिव टिल। तो प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम कब तक एक्टिव होता है? जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, ओवरी का पार्ट है। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में कब तक एक्टिव रहेगा? 6 to 10 वीक्स, 12 to 14 वीक्स, 16 to 18 वीक्स या फिर 20 to 25 वीक्स। तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। और प्रेगनेंसी में कब तक एक्टिव रहेगा? 12 to 14 वीक्स के, क्योंकि आफ्टर द क्या कौन रिलीज करेगा? यही हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, तो करेगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट प्री टर्म लेबर इज। प्री टर्म लेबर का मतलब है कि बिफोर 37 वीक के जो लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाते हैं, डिलीवरी होगी, वो क्या है? प्री टर्म लेबर। तो प्री टर्म लेबर को प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा है जो एक सेंसिटिव मार्कर होगा? सर्वाइकल लेंथ, सीरम फेरिटिन, फर्निंग टेस्ट या फिर फाइब्रोनेक्टिन। तो यहाँ पर फर्निंग टेस्ट और फाइब्रोनेक्टिन दोनों एग्जाम में आपको आते हैं। तो यहाँ पर फर्निंग टेस्ट भी प्री टर्म लेबर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फर्निंग टेस्ट जनरली ओव्यूलेशन के लिए किए जाते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रिडिक्ट करने के लिए कि प्री टर्म लेबर हो सकता है, वो क्या है? फाइब्रोनेक्टिन क्या है? एक बायोकेमिकल मार्कर है जो कि प्रिडिक्ट करने के लिए, दैट मीन्स कि बिफोर 37 वीक के भी डिलीवरी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल मार्कर और सेंसिटिव मार्कर हो जाएगा फाइब्रोनेक्टिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फाइब्रोनेक्टिन। नेक्स्ट वन इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज। तो एमनियोटिक फ्लूइड में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मदर्स प्लाज्मा, फीटल प्लाज्मा, फीटल यूरिन या फिर मदर्स यूरिन। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? फीटल यूरिन। क्या होगा? फीटल यूरिन। और जो पॉलीहाइड्रोमनियास का मेन रीजन क्या होता है? होता है फीटल डायूरेसिस। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है कि फीटल यदि बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? पॉलीहाइड्रोमनियास का मेन रीजन माना जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टासाइड पर डे इज। तो प्रोजेस्टासाइड क्या है? हार्मोनल आईयूसीडी है। तो प्रोजेस्टासाइड है जो पर डे कितना हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी? 20 म्यूजी, 45 म्यूजी, 65 म्यूजी या फिर 85 म्यूजी। तो प्रोजेस्टासाइड पर डे रिलीज करेगा। ये देखिए डिवाइस है एक आईयूसीडी, जो कि हार्मोनल आईयूसीडी है। तो पर डे यदि प्रोजेस्टासाइड की बात की जाए तो पर डे 65 म्यूजी, करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका 65 म्यूजी, 65 म्यूजी पर डे प्रोजेस्टासाइड रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। अब यहाँ पर टोटल इसमें कितना प्रोजेस्टासाइड में हार्मोन होगा? तो प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग आईयूसीडी या फिर प्रोजेस्टासाइड, तो यहाँ पर प्रोजेस्टासाइड कितना रिलीज करती है? 30 mg प्रोजेस्टेरोन इसमें टोटल रहेगा, जिसमें से 65 म्यूजी हार्मोन है पर डे रिलीज करेगी। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है कि प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करेगी? तो म्यूकस का, थिक म्यूकस प्लग का क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी सर्वाइकल ओस के यहाँ पर, जिससे स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्या होगा? स्पर्म ओवम के लिए है जो सर्वाइकल ओस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेस्टासाइड है क्या करेगी? म्यूकस का वहाँ पर थिक प्लग है जो बना देगी। पर डे यदि टोटल पूछे प्रोजेस्टासाइड में तो 38 mg, पर डे रिलीज पूछे तो 65 म्यूजी। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है इसमें? तो वो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग आईयूसीडी है। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर जर्म सेल ट्यूमर्स एक्सेप्ट। तो सभी जर्म सेल ट्यूमर्स हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में मीजोनेफ्रिक ट्यूमर्स, टेरेटोमा, डिसजर्मिनोमा या फिर एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर।
तो जर्म सेल ट्यूमर सब हैं किसी एक को छोड़कर, तो क्या है मीजोनेफ्रॉइड ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर कौन कौन से हैं यहाँ पर, टेरेटोमा, डिसजर्मिनोमा, एंडोडर्मल साइनस, इनके नाम आप याद रखें वही काफ़ी हैं आपके लिए। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, पॉली एम्ब्रियोमा, कोरियो कार्सिनोमा एंड मिक्स्ड फॉर्म्स। लेकिन मीजोडर्मल के नाम आप याद रखेंगे जिसको हम एपिथेलियल ट्यूमर भी कह सकते हैं। तो जर्म सेल का मतलब है यहाँ पर ऐसे ट्यूमर्स जनरली, और यहाँ पर मीजोनेफ्रॉइड पूछे तो एपिथेलियल ट्यूमर की जो जनरली कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि अनकॉमन ट्यूमर ऑफ ओवरी और हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट एंड मोस्ट